हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, टिश्यू। हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया, सेल। सेल क्या था? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब उससे एक स्टेप हम आगे जाने वाले हैं, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू क्या है? टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी बहुत सारे सेल के ग्रुप जो सिमिलर इन ऑरिजिन हो, फंक्शन सेम हो, शेप सेम हो और सब कोई मिलकर एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, उसको टिश्यू कहेंगे। यहाँ हमें दो टाइप का टिश्यू पढ़ना है, टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले ये चीजें पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उन टॉपिक्स को मैंने दिखाया यहाँ। प्लांट टिश्यू, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं मेनली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। फिर इधर देखना परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन टाइप है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर दो टाइप, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। उसके बाद पैरेन्काइमा के अलावा जो दूसरा हो वो कॉलेन्काइमा, एंड तीसरा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है इसको। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम है। जाइलम के अंदर चार टिश्यू होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर भी फोर टाइप के टिश्यू होते हैं, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो हमें इन्हीं सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टॉस वर्ड से बना है। मेरिस्टॉस का मतलब होता है डिविजिबल, यानी ये वो टिश्यू है जो डिवाइड करते रहता है प्लांट्स में, इसीलिए डिवाइडिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट फॉर कंटिन्यूअस डिवीजन। प्लांट के हमेशा किसी स्पेसिफिक रीजन में रहता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में रहता है, ताकि ये लगातार डिवाइड करके प्लांट को के अंदर ग्रोथ करा सके। इसको अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहते हैं। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, यानी उन सेल्स को देख के आप बता नहीं सकते हो कि वो सेल्स कौन से ऑर्गन को फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए उन सेल्स को क्या कहा जाता है, या उन सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन। यानी इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसे सेल्स बनाएगा जो डिवाइड करने लायक नहीं होंगे, और कुछ ऐसे सेल्स बनाएगा जो डिवाइड करने लायक होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब वैसे सेल्स बनाएगा जो डिवाइड नहीं करेंगे, जो परमानेंट हो जाएंगे, वैसे टिश्यू को कहा जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और किस प्रोसेस से होगा? डिफरेंशिएशन। यानी ये डिफरेंशिएट हो गया, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए काम में लग गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। Cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर सेल्स देखें तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है। इनका जो सेल वॉल होता है ये काफी थिन होता है, बहुत ही पतला सा सेल वॉल होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी जिसको आसानी से देखा जा सकता है, यानी माइक्रोस्कोप के थ्रू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यानी लगातार डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो उसका सेल मेम्ब्रेन थिन क्यों है? ताकि आसानी से जब डिवाइड हो तो सेल मेम्ब्रेन ज्यादा हार्ड होगा तो डिवीजन में उसको प्रॉब्लम होगी। दूसरा इसका साइटोप्लाज्म डेंस क्यों है? क्योंकि डिवाइड करने टाइम बहुत एनर्जी चाहिए उस सेल को, तो ये एनर्जी ये साइटोप्लाज्म से ही मिलेगा। तीसरा क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी जो इसका न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। इसका मतलब ये क्योंकि न्यूक्लियस ही डिवीजन में हेल्प करता है एक सेल के। नेक्स्ट है दीज सेल्स लैक वैक्यूल ड्यू टू इट्स एक्टिवनेस एंड डिवाइडिंग नेचर, सो नो नीड ऑफ स्टोरेज ऑर्गन। इन सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल अभी सेल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक प्लांट में 90% से ज्यादा जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये सेल्स प्लांट सेल होते हुए भी इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल क्यों चाहिए था सेल को? स्टोरेज के लिए, और इनको स्टोर करने की तो फुर्सत ही नहीं, इनको लगातार डिवाइड करते जाना, अपने सेल्स का नंबर इंक्रीज करते जाना, इसलिए इसमें वैक्यूल एब्सेंट है। On the basis of position, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी एक प्लांट में कौन से पोजीशन पे ये टिश्यू होते हैं, उस पोजीशन के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
सॉरी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिक, एपिक मतलब सबसे टिप वाला रीजन, या तो किसी प्लांट में आउटर टिप या तो लोअर टिप। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट मैंने बनाया, ये प्लांट की बॉडी बनाई, तो प्लांट की बॉडी में जो ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया, इसको कहा जाता है एपिकल रीजन। ये एपिकल रीजन, एपिकल रीजन, इस रीजन में जो टिश्यू होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लगातार डिवाइड करेंगे, इन टिश्यू को क्या कहा जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, इसीलिए मैंने इसमें क्या लिखा है? प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी ग्रोइंग टिप यानी रूट और स्टेम के, स्टेम और रूट के क्या ग्रोइंग टिप पे ये टिश्यूज होंगे, लगातार डिवाइड करेंगे और इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी रूट और स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करेंगे। इसलिए इनको कहा जाता है प्लांट इलोंगेशन में भी ये काम करते हैं। प्लांट इलोंगेशन मतलब प्लांट का जो लेंथ है उसका बढ़ना, उसको प्लांट इलोंगेशन कहा जाता है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ नोड एंड इंटरनोड। समझ लेते हैं नोड इंटरनोड क्या होता है। आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में जो इस तरीके से जो मार्क देखते हैं आप, सर्कुलर मार्क, इसको नोड कहा जाता है, नोड, इन सबको नोड कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ये टोटल जो स्पेस है, जो एरिया है, इसको इंटरनोड कहा जाता है, इंटरनोड। यानी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा? या तो इस नोड के बेस में होगा, या तो इस इंटरनोड के भी बेस कह सकते हैं इस रीजन को, और या तो कहीं लीफ है, या तो कहीं लीफ है, उस लीफ के भी बेस में ये प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ प्लांट, यानी किसी भी प्लांट बॉडी के लैटरल साइड में ये लैटरल मेरिस्टेम होगा। लैटरल साइड में मेरिस्टेम होगा तो लगातार डिवाइड करके क्या करेगा? देखकर ही पता चल रहा है, यानी ये प्लांट के गर्थ को, प्लांट की मोटाई को इंक्रीज करेगा। इसलिए मैंने लिखा सेकंड पॉइंट, इट इंक्रीजेस गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी रूट और स्टेम के गर्थ को, मोटाई को इंक्रीज करता है। कौन? लैटरल मेरिस्टेम। याद रखना, मान लो कोई प्लांट, न्यू प्लांट है, बेबी प्लांट, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो उसके गर्थ में यानी उसके मोटाई में ज्यादा इंक्रीज हम नहीं देखते हैं। किस में देखते हैं? उसके हाइट में देखते हैं, उसमें लीफ फॉर्मेशन देखते हैं। यानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इलोंगेशन या प्राइमरी ग्रोथ, और लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि किसी प्लांट में गर्थ का ग्रोथ क्यों होता है, उसकी मोटाई में ग्रोथ कब होगा? जब वो प्लांट वेल डेवलप हो जाएगा, उस टाइम। तो ये बहुत बाद में ये फंक्शन करता है लैटरल मेरिस्टेम, और एपिकल और इंटरकैलरी प्लांट के स्टार्टिंग से ही करते रहता है। तो यही था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू याद रखो क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड थिकनेस। यानी याद करो, हमने एक टर्म पढ़ा था डिफरेंशिएशन। क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब चेंज हो जाता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में, उसको कहते थे डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करता है तो उस टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, लेकिन जब वो डिवीजन की कैपेसिटी यानी उसके अंदर जो सेल्स है वो जब डिवीजन की कैपेसिटी को खत्म कर देंगे, लॉस कर देंगे, उस टाइम उनको परमानेंट टिश्यू कहा जाएगा, क्योंकि वो अब परमानेंट हो गए, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन पे फिक्स हो गया। इसलिए लिखा है कि दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड थिकनेस। तो उसके पास पर्टिकुलर शेप हो जाता है, साइज आ जाता है और थिकनेस भी आ जाती है। परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे। सबसे पहले जानना कि इस परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो सिंपल है, सिंपल यानी ये जो टिश्यू है ये सेम टाइप के, एक ही टाइप के सेल्स पूरे टिश्यू में होंगे और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे सब मिलकर। इसके अंदर भी दो टाइप है, एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम में ही पता चल रहा है, यानी क्या करेगा? प्लांट के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो, डॉम का मतलब होता है लेयर, DRM, डॉम का मतलब लेयर, और एपी का मतलब होता है एपिकल, यानी प्लांट में जो एक्सटर्नल लेयर होता है, उसके प्लांट बॉडी में जो भी एक्सटर्नल लेयर होता है किसी भी पार्ट का,
वो एपिडर्मिस ही होता है। तो एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम etc. इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। यानी जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स है उनका जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस ही होगा, और उस एपिडर्मिस पे क्यूटिकल का एक कोटिंग होगा, वैक्सी मटेरियल होता है क्यूटिकल। जैसे हम लोग वैसलीन जानते हैं, वैसलीन क्या करते हैं? होठों पे लगाते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे, ये ज्यादा ड्राई ना हो हमारा होठ। सेम कंडीशन प्लांट में भी, प्लांट के अंदर भी वही वैक्सी सबस्टांस होता है वैसलीन की तरह, उसको क्यूटिकल कहते हैं। और ये क्या करता है? प्लांट को डेसिकेशन से बचाता है, यानी सूखने से बचाता है। इट ऑल्सो कंटेन न्यूमरस टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। यानी अगर लीफ के सरफेस को जूम करके देखें तो उस सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। उन छोटे होल्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा? पहला, ये एपिडर्मिस क्या है? हार्ड लेयर होता है, तो ये प्रोटेक्शन यानी डेसिकेशन से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट को। यानी प्लांट के अंदर के टिश्यू को क्या करता है? बचाता है इन्फेक्शन और डेसिकेशन से, यानी सूखने से। क्यूटिकल रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो जो क्यूटिकल है वो क्या करेगा? वाटर लॉस को नहीं होने देगा प्लांट से। वाटर लॉस नहीं होने देगा तो प्लांट सूखने से बचेगा। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है प्लांट में जिसके थ्रू क्या करता है? प्लांट अपने अंदर से ज्यादातर वाटर को रिमूव कर देता है। उस वाटर के रिमूवल को, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन के रेट को यह डिक्रीज करता है। स्टोमाटा ऑल्सो अलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप जब क्लास 10th में जाओगे तो वहां फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस में आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि CO2 क्या करता है? प्लांट लेता है। तो CO2, स्टोमेटा को प्लांट की नाक समझ सकते हो। स्टोमेटा एक ऑर्गन है जो प्लांट, जब जैसे हमारी नाक है वैसे ही उनकी नाक है स्टोमेटा। वो क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। CO2 किधर से लेगा? प्लांट स्टोमेटा से लेगा। ऑक्सीजन कहां से रिलीज करेगा? स्टोमेटा से रिलीज करेगा। और वाटर का इवेपोरेशन, यानी प्लांट बॉडी से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो भी कहां से होगा? स्टोमेटा से होगा। तो स्टोमेटा एक प्लांट की नाक समझ सकते हो। तो इसीलिए लिखा स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। देखो, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट के लिए जरूरी भी है और नहीं भी। कंफ्यूजन है ना, जरूरी या नहीं भी कैसे मैं बता रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होगा। प्लांट के अंदर वाटर लॉस भी इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी मिनरल एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी कारण से होता है ट्रांसपिरेशन कारण। तो ये होना भी जरूरी है। साथ साथ क्या होता है? इस प्रोसेस के कारण प्लांट अपना ज्यादातर वाटर लॉस कर देता है। एक प्लांट में आप जितना वाटर डालते हो उसका मोर देन 95% ऑफ वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है प्लांट बॉडी से। तो यही था हमारा फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। दूसरा, प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉर्क, या फिर उसका फेलेम के नाम से भी जाना जाता है। उसके पहले मैंने एक नोट लिखवाया। अभी भी मैंने बताया एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा क्या होता है? टीनी पोर्स, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। किसमें? प्लांट लीफ में या प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, जिसको स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। और वो क्या करता था? उस प्लांट के अंदर जितना भी हम वाटर डालते थे उसमें ज्यादातर वाटर का अमाउंट क्या होता था? वेपर फॉर्म में उससे स्टोमाटा से रिलीज हो जाता था। और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा गया था। तो उसी को मैंने लिखा, द मैसिव लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और ये लॉस कहां से हो रहा है? वाटर का लॉस एरियल पार्ट्स मतलब प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल से ऊपर है, और खासकर स्टोमाटा वाला पार्ट, उसी से वाटर का लॉस होता है। और ये बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉर्क ऑफ फिलेम। कॉर्क क्या है? प्लांट पे ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और वो डेड सेल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचो, प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करना, प्लांट का भी को ना भागना है ना दौड़ना है, उसको एक ही जगह खड़ा रहना और मजबूती के साथ रहना है। तो उनके अंदर कुछ टिश्यू होंगे जो इस चीज में सपोर्ट करेंगे उसको। इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल, डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी इस सेल में, इस कॉर्क या फिलेम के सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और इसका जो सेल वॉल होता है काफी थिक, यानी काफी मोटा होता है। साथ ही साथ इसमें इसके सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होता है सुबेरिन का। सुबेरिन एक वैक्सी कंपाउंड है जो कि किसी चीज को पास नहीं होने देता है, इसीलिए लिखा है सेल वॉल इज इम्परमेबल एंड सेल प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। देखो ये डेड सेल है, डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म कभी नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। जब सेल की डिस्कवरी याद करो, उस टाइम भी डिस्कवरी हुई थी, उस कंडीशन में भी सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट था, इसीलिए सेल नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू।
नेक्स्ट ये इम्परमेबल। इम्परमेबल का मतलब होता है जो अपने पास से किसी चीजों को बाहर या अंदर ना आने दे, तो उसको इम्परमेबल कहेंगे। तो सेल वॉल इम्परमेबल क्यों है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन, इसके डिपोजिशन के कारण। इसका फंक्शन क्या है कॉर्कोफिलिम का? इट प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। इट इज शॉक एब्जॉर्बर एंड इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। यानी कि क्या करेगा? देखो, अगर डेड सेल्स है, अगर किसी एनिमल को हम मारे और किसी प्लांट को मारे, किसको ज्यादा हार्म पहुंचेगा? एक एनिमल को, क्योंकि प्लांट में जो ज्यादातर जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वो डेड है। तो ये डेड टिश्यू क्या करते हैं? इसको इन्फेक्शन, लिविंग होंगे तब तो इन्फेक्शन हो पाएगा, इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्बर, यानी उसको मारो पीटो तभी भी उसमें कोई डैमेज नहीं होगा, और इंसुलेटर का भी काम करते हैं वो। इस कॉर्क या फिल्म का यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों को बनाने में। तो जैसे क्रिकेट बॉल है, टेबल टेनिस बॉल है, वुडन पैडल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज किया जाता है कॉर्क का, जिन चीजों को बनाने में। हमारा नेक्स्ट टिश्यू है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू क्या करते हैं? सपोर्ट करता है प्लांट को। इसके 3 टाइप है, कौन कौन? पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले 2 पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। पैरेन्काइमा सबसे मोस्ट कॉमन है, यानी प्लांट में अगर लिविंग सेल्स देखे तो उसमें ज्यादा जो लिविंग सेल्स का जो नंबर होगा उसमें ज्यादा पैरेन्काइमा ही सेल्स होगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद थिन वॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, और ये कोई स्पेशल टाइप के सेल्स नहीं होते, ये बस बॉडी ऑर्गन्स को फिल करते हैं। ये जनरली फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। और फंक्शन के आधार पे इनमें 2 और टाइप मैंने बताया। पहला है क्लोरेनकाइमा और दूसरा है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा से याद आता है क्लोरोफिल, यानी वो जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा। और वो कहाँ पाए जाएंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो लीफ में पाए जाएंगे और यंग स्टेम में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा पैरेन्काइमेटस सेल्स विच हैव लार्ज एयर कैविटी विच प्रोवाइड बायोंसी। एरेनकाइमा में एयर आ रहा है, एयर, यानी इन टिश्यू के अंदर एयर कैविटीज होंगे, यानी ये टिश्यू बायोंसी प्रोवाइड करेंगे। बायोंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लोट, यानी तैरने में किसी प्लांट को हेल्प करे। तो वैसे प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एरेनकाइमा पाया जाता है। तो एक एग्जांपल है लोटस उसका। नेक्स्ट है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी प्लांट को लचीला बनाता है। कैसे? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट लाइक tendrils stem of climbers and base of leaf, therefore these can bend without breaking। मान लो तेज आंधी चल रही है, उस टाइम प्लांट खड़ा है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बेंड कर सकते हैं। अगर वो स्टिफ होते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है, यानी उस बेंडिंग की एबिलिटी क्यों है उसके अंदर, क्यों टूट नहीं पाते? क्योंकि लीफ के जो बेस होता है, लीफ का बेस, उसमें कॉलिनकाइमा प्रेजेंट होता है। कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कुछ ऐसे क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इनमें भी कॉलिनकाइमा होता है। टेंडल्स और कुकर बीट्स, टेंडल्स में भी कॉलिनकाइमा पाया जाता है। कॉलिनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर, यानी इनका कोई शेप नहीं होता। थिकन एट द कॉर्नर, यानी ये जो इरेगुलर शेप है इनके कॉर्नर्स पे कुछ थिकनेस होती है। जो मटेरियल का थिकनेस होता है उसको पेक्टीन कहा जाता है। सपोर्टिंग टिश्यू का जो तीसरा टाइप है क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। अगर डेड है तो यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? एब्सेंट होगा, उसमें बस सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो ये सेल्स जनरली प्लांट को स्टिफनेस या हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, यानी उस प्लांट को एक जगह खड़े रहने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है दे आर लॉन्ग सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड रिड्यूस्ड लिमेन, यानी उनका जो वॉल होता है उसके ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का। जैसे अभी पढ़ा था हमने कॉलिनकाइमा में किस चीज का डिपोजिशन था? पेक्टीन का। वैसे इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो इसका जो वॉल होता है लिग्निन से घिरा हुआ होता है, और इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन का मतलब सेल के बीच में जो स्पेस, उसको ल्यूमेन कहते हैं। इसका जो ल्यूमेन होता है काफी रिड्यूस होता है, यानी लगभग ना के बराबर होता है। फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, प्लांट स्टेम अराउंड वास्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, यानी प्लांट के वो पार्ट में ये टिश्यू पाए जाएंगे जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कुछ आप फ्रूट्स खाते हो जिसमें थोड़ा आपको हार्डनेस फील होता है, उसके अंदर भी स्क्लेरेन्काइमा होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का क्यों कहा गया? पहले तो ये परमानेंट है, यानी ये डिवाइड नहीं करता। उसके आगे कॉम्प्लेक्स इसलिए लगाया गया कि आप पहले देखो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों में सेम टाइप के सेल से टिश्यू पूरा बना हुआ था, लेकिन इनमें
कुछ अलग है। इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि एक टाइप के नहीं 4 टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है these are made up of more than one type of cells which coordinate to perform a common function। यानी एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं जो एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर टिश्यू, हमने अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो ये दोनों टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और दोनों को एक साथ कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग इसीलिए कि ये वाटर, मिनरल और फूड का कंडक्शन करता है, प्लांट में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है। नेक्स्ट है वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर बंडल। इन दोनों को, फ्लोएम और जाइलम को, एक साथ वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है। वास्कुलर वेसल से कंपेयर कर सकते हैं, हमारी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल है, इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम है। नेक्स्ट है वास्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल प्लांट। यानी वैसे प्लांट जो जमीन पे रहते हो, जो जमीन पे उगते हो, वैसे प्लांट को टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और उनके अंदर वेल डेवलप्ड जाइलम, फ्लोएम या फिर बोले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, क्योंकि उनमें ज्यादा हाइट होती है। किसी टेरेस्ट्रियल प्लांट को देखो और किसी एक्वेटिक प्लांट को देखो, दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाइट किसकी ज्यादा होगी? टेरेस्ट्रियल प्लांट की। तो उनके अंदर वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन का जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो ज्यादा होगा, तो वहां इन टिश्यूज की जरूरत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट है जाइलम। जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें चारों में से बस एक सेल लिविंग होता है। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं। बाकी जितने भी सेल्स हैं, ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या है? डेड हैं। यानी प्लांट का बस, जाइलम का बस एक पार्ट लिविंग। नेक्स्ट है ट्रैकिड वेसल आर थिक वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट। जाइलम फाइबर का काम बस सपोर्ट में है और जाइलम पैरेन्काइमा यही एकमात्र लिविंग सेल है, तो ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और फूड स्टोर रखता है। ये जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल टू प्लांट पार्ट्स, दैट इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यानी अगर ध्यान दें, वाटर मिनरल एक प्लांट में किधर से आता है? रूट से आता है, रूट से अपर रीजन में जाता है। यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना है, कभी तो वाटर आसमान से नहीं आएगा, वाटर तो हमेशा सॉइल से ही आएगा। तो जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, किसका? वाटर एंड मिनरल का। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इन चारों में बस एक सेल डेड है, बाकी तीनों लिविंग है, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ जाइलम। जाइलम में क्या था? एक लिविंग था, बाकी तीनों डेड थे, और इसमें एक डेड है, बाकी तीनों लिविंग। डेड कौन होंगे? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारे सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या है? लिविंग है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल। सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, यानी ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और इनका जो वॉल होता है वो परफोरेटेड, यानी उनके वॉल के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे। फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब सोचो, किसी प्लांट में फूड फॉर्मेशन कहाँ होगा? लीव्स में होगा। ये लीव्स में फूड फॉर्मेशन होगा, फिर वो फूड कहाँ जाएगा? स्टोरेज रीजन तक जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन्स तक जाएगा। तो प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन होता है रूट और स्टेम। ज्यादातर प्लांट के ये फूड यहीं जाकर स्टोर हो जाते हैं। फिर प्लांट में जब ग्रोथ या फिर कभी भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो फिर उस स्टोरेज ऑर्गन से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक जाता है। यानी प्लांट उस लीव से रूट रीजन में भी ला रहा है फूड को, फिर उस रूट रीजन से किसी लीव्स को भी दे सकता है, किसी बर्ड को दे सकता है, किसी ग्रोइंग ब्रांचेस को दे सकता है। यानी ये बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में। यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन डाउनवर्ड मूवमेंट में भी हो गया, नीचे की तरफ भी हो गया, और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ भी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा? बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट शो करेगा। तो ये दोनों एक साथ ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर, मिनरल और फूड का। एक और टर्म आता है कैम्बियम। कैम्बियम जनरली जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। कैम्बियम एक टाइप का टिश्यू है प्लांट में, जो कि जब डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, तो प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है। याद करो, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम ही क्या करता है? कैम्बियम का काम करता है, यानी वो प्लांट के गर्थ को, उसके मोटाई को बढ़ाता है। तो यही था हमारा प्लांट टिश्यू।